नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंटेंसिटी पर। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम अपने 12th क्लास की फिजिक्स को स्टार्ट कर चुके हैं और हमने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर दी है और हमने कूलॉम नियम तक या कूलॉम लॉ तक हम कर चुके हैं। पिछली वीडियोस के लिए आप देख सकते हैं। हमने उस वीडियो में बात की थी कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, और चार्ज के बीच में बल किस तरीके से लगता है, यानी व्हाट इज टाइप ऑफ फोर्स आर देयर बिटवीन द चार्जेस। उसके बाद कूलम्स लॉ हमने फाइंड आउट कर लिया था, यानी उसके अदिश रूप। आज हम बात करने वाले हैं कूलम लॉ उसके वेक्टर फॉर्म की, यानी कूलम का जो नियम था उसको हम सदिश रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि हम सभी को मालूम है, जो कूलम नियम है वो किन्हीं दो चार्ज के बीच में लगता है। ठीक है, अब कूलम का बल जो होता है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो इसको हम सदिश के रूप में भी दर्शा सकते हैं, यानी इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसको लिखने के लिए हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपने दो चार्ज Q1 और Q2 की हम पोजीशन को शो करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये किसी ओरिजिन से Q1 की जो वेक्टर पोजीशन है, यानी सदिश स्थिति क्या है, R1। उसी तरीके से O2 और इस ओरिजिन से O से Q2 जो यानी हमारा जो दूसरा चार्ज है उसकी वेक्टर पोजीशन यानी उसके स्थिति सदिश क्या है हमारा R2। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब मैं कह सकता हूं कि जो Q1 चार्ज है Q2 पर हमारा एक बल लगाता है, यानी Q1 अप्लाइसेस फोर्स ऑन Q2 एंड सिमिलरली Q2 अप्लाइसेस फोर्स ऑन Q1, यानी Q1 Q2 पर बल लगाता है और Q2 Q1 पर भी बल लगाता है। ठीक है, जैसा कि हमको मालूम है, अगर चार्ज दोनों प्लस प्लस होते हैं, यानी ये वाला प्लस दूसरा वाला चार्ज भी प्लस है, तो इन दोनों में रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होता है। दूसरी बात, अगर दोनों चार्ज माइनस माइनस है तो भी इन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और एक चार्ज प्लस और एक चार्ज माइनस है तो इन दोनों में आकर्षण यानी अट्रैक्शन होता है। क्लियर, अभी हमने इस बारे में कोई बात नहीं की है कि Q1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने सिर्फ जनरली ये कहा है कि हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, और चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये दोनों एक दूसरे पर बल जरूर लगाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं F21 की, वेक्टर F21। F21 का मतलब क्या है, F यानी फोर्स, 2 यानी सेकेंड चार्ज, 1 यानी फर्स्ट चार्ज, यानी सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा उसको हम F21 बोलेंगे। क्लियर, यानी फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, यानी दूसरे आवेश पर पहले के कारण बल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि F21 क्या है हमारा, कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि हम सेकेंड चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हैं तो हम जो वेक्टर की डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन अब इधर होगी, सेकेंड चार्ज पर फोर्स है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन हम इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, मान लो ये हमारा एक ट्राइंगल OQ1 Q2 दिख रहा है। ठीक है, इन ट्राइंगल OQ1 Q2। ठीक है, क्लियर है। जैसे Q1 Q2 चार्ज है हमारे, लेकिन डायरेक्ट में नोमेनक्लेचर में इसको ले ले रहा हूं। ठीक है, OQ1 Q2, अगर मैं वेक्टर ट्राइंगल लॉ लगाता हूं, वेक्टर ट्राइंगल लॉ यानी त्रिभुज सदिश नियम, तो जैसा कि हम सब ने 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा था कि त्रिभुज सदिश नियम क्या कहता है, यदि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, ठीक है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर हम वेक्टर से दर्शाते हैं तो दो भुजाओं का योग जो एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है, जैसे ये वाली और ये वाली, ये भी इसी दिशा में और ये तुरंत उसके बाद उसी दिशा में जा रही है, तो इसका योग TC के बराबर होगा, यानी इसके बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर R2। ठीक है, और यहां से अगर मैं वेक्टर R की वैल्यू निकालना चाहूं तो वेक्टर R2
माइनस वेक्टर R1। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। और यहाँ से अगर मैं इसकी मॉड वैल्यू निकालना चाहूँ, यानी मॉड वैल्यू यानी सिंपल आर, तो ये क्या हो जाएगी, मॉड वैल्यू ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब हमने मॉड वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि हमको इसमें जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो फोर्स निकालने के लिए इसकी मॉड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। आगे हम चलते हैं। अब मैं निकालता हूं F21 की वैल्यू क्या होगी। तो वेक्टर F21 होगा क्या, वेक्टर F21 क्या होगा, 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R², यानी इन दोनों के बीच की दूरी यानी R²। ये R यहाँ पर जो आ रहा है वो यही R है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी ये वेक्टर R है और वेक्टर को हम स्केलर के फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपली R लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में आएगा हमारा R कैप, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। जैसा कि हमको पता है किसी भी ए कैप को जब हम लिखते हैं तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए आता है, यानी वेक्टर ए विल बी क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए और इनटू ए कैप। यानी कोई भी वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उस यूनिट वेक्टर में उसकी मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड या उसके अदिश मान से गुणा कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये वेक्टर F21 था तो ये इसका ये तो मैग्नीट्यूड हो गया यानी इसकी वैल्यू हो गई मैथमेटिकल वैल्यू, और ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, अब मैं अगर यहाँ पर आर कैप कैलकुलेट करना चाहूँ तो आर कैप क्या होगा, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, यानी सिंपल इसको मैं आर लिख सकता हूँ। क्लियर। और यहाँ आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर की जगह अब देखो यहाँ से मैं इस वैल्यू को रख सकता हूँ R2 माइनस R1 अपॉन R। क्लियर। इस वाली वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है, इसको साफ करते हैं और आगे लिखते हैं। तो ये जो आर कैप की जो वैल्यू आई है इसको रखने के बाद वेक्टर F21 की कुछ इस तरीके से दिखेगा, वेक्टर F21 इक्वल्स टू 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। और आर कैप की इस वैल्यू को यानी इस वाली वैल्यू को हम यहाँ आर कैप की जगह रख देंगे तो ये क्या आएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन R। क्लियर। अब देखिए ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म है और ये R सिंपल R इसका मैग्नीट्यूड तो इसके साथ R³ में आ जाएगा। क्लियर। तो F21 जो आ जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज ऑन सेकंड फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, ठीक है, यानी दूसरे चार्ज की वजह से पहले चार्ज पर लगने वाला बल। क्लियर। अब हम बात करते हैं F12 की, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे F12 की, ठीक है। अब F12 क्या होगा, F12 क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, यानी अब इस दूसरे वाले चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा हमारा F21। तो अब हमारे वेक्टर की जो डायरेक्शन है अब क्या हो जाएगी, इस टाइम अब अपोजिट हो जाएगी। क्लियर। तो हमारा ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल। क्लियर। F21 समझ में आ गया ना, और F12 भी समझ में आ गया होगा। एक चीज देखिए, जब हमने पहले कैलकुलेट किया था तब हमारा निकल के आया था कि R1 प्लस R इक्वल्स टू R2। अब इधर देखिए, अब क्योंकि हमारी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो ये पहले यहां से आ गया, अब ये यहां से यहां आया, तो यहां पर हमारा वेक्टर ट्राइंगल अब किस तरीके से वर्क करेगा, वेक्टर R2 प्लस
वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर R1, और ये जो आएगा हमारा वेक्टर आर इक्वल्स टू आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। पहले जो हमारे वेक्टर आर की वैल्यू आई थी R2 माइनस R1, और अब वेक्टर आर की वैल्यू आई है वेक्टर R1 माइनस R2। यानी कि हमारे वेक्टर आर की डायरेक्शन है वो बदल चुकी है। पहले इधर था, फिजिकली जब हमने शो किया था तो इधर था, और R2 माइनस R1 डायरेक्शन थी। अब हम फिजिकली जब इधर शो कर रहे हैं तो R1 माइनस R2 आ रही है, यानी हम मैथमेटिकली भी हम अपनी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, और हम फिजिकली भी यानी ग्राफ के थ्रू भी हम, या सॉरी डायग्राम के थ्रू भी हम इसको समझा पा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, सदिश नियम से, ठीक है, सदिश नियम से, यानी बाई वेक्टर ट्रायंगल लॉ। क्लियर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वेक्टर आर की वैल्यू ये आएगी। अब यहाँ पर अगर मैं आर कैप की वैल्यू निकालना चाहूँ तो भाई ये क्या आएगी, वेक्टर R1 माइनस R2 अपॉन आर, ठीक है, क्योंकि आर कैप अगर मैं लिखूंगा तो इसको हम भाई वेक्टर आर अपॉन आर लिखेंगे, और वेक्टर आर को अब इस केस में मैं R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं F12 निकालना चाहूँ, ठीक है, अब यहाँ पर जब हम F12 निकालेंगे तो वही 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस तो वही है, बस वेक्टर ही तो चेंज हुआ है, यानी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो यहाँ पर आर कैप आएगा, ठीक है, और जब आर कैप आएगा तो आर कैप की वैल्यू क्यू R1 माइनस R2। एक बार देख लीजिए कि वेक्टर F12 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आर कैप, ठीक है। तो ये सारा तो वही आ गया, ठीक है। आर कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 अपॉन आर, तो R1 माइनस R2 अपॉन आर। क्लियर। और अब इस कंडीशन में ये आ जाएगा हमारा R1 माइनस R2 अपॉन आर। जैसा कि हमारा F12 जो है कैलकुलेट होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, वेक्टर R1 माइनस R2 आ चुका है, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारी ये थी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। क्लियर। अब ये तो है हमारा F12, ये है हमारा F21। हमने देखा था कि F12 जो था वो हमारा इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, और जो F21 जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में। क्लियर। यानी हम यहाँ से इस तरीके से देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर। दूसरी चीज, अब देखिए Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है, Q2 पर Q1 फोर्स लगा रहा है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यानी इन दोनों के द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला फोर्स जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। और न्यूटन का थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रतिक्रिया की विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होती है, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी इसका मतलब क्या है, अगर न्यूटन के लॉ को मैथमेटिकल अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका मतलब होता है वेक्टर F12 बराबर माइनस F2, ठीक है। यानी ये जो दो फोर्स होते हैं, यानी अगर मेरे पास दो पार्टिकल है, पहला पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो ये दोनों फोर्स जो होते हैं मैग्नीट्यूड में, यानी अगर मैं इनके वैल्यू की बात करूं, F12 और F21 की वैल्यू तो बराबर होगी, यानी अगर ये इस पर 5 न्यूटन लगाएगा तो 2v1 पर 5 न्यूटन ही लगाएगा, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसलिए F21 बराबर माइनस F12 हम लिखते हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि वेक्टर F12 बराबर माइनस F21। क्लियर। तो यानी माइनस साइन सिर्फ ये शो करता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस केस में भी दो पार्टिकल हैं, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, तो ये इन दोनों में भी न्यूटन का थर्ड लॉ जो होना चाहिए, यानी F12 बराबर माइनस F21, ये प्रूफ होना चाहिए। आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि ये जो पहली इक्वेशन थी, वेक्टर F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R2 माइनस R1 था। ये चीज ध्यान रखना, F21 है तो R2 माइनस R1, F12 है तो R1 माइनस R2। क्लियर। अब इधर देखिए वेक्टर F21 इक्वल्स टू 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर क्यू। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बचेगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। माइनस कॉमन लिया तो ये मैंने बाहर ले जाकर लिख दिया। क्लियर है? यानी वेक्टर F21 इक्वल्स टू, अब आप इस पूरे ये जो मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया है इसको देखिए, 1/4 Q1 Q2 1 R क्यूब R1 माइनस R2। इस इक्वेशन 2 से देखिए तो ये F12 की वैल्यू को शो करता है, बाहर माइनस है, ये आ जाएगा F12। तो ये क्या है हमारा, न्यूटन थर्ड लॉ। यानी हमने अब इस एक पर्टिकुलर जो हमने ये जो टॉपिक किया है इसमें हमने कूलम के नियम का स्वरूप भी लिख लिया, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, और उसको यूज करते हुए हमने न्यूटन के थर्ड लॉ को भी प्रूव कर लिया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं रही होगी। अगला टॉपिक है जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं वो है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन चार्जेस। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन चार्जेस क्या होता है हमारा, जो इसको हम हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको वेक्टर डायग्राम के थ्रू हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसका डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से पहले। मान लीजिए किसी एरिया में बहुत सारे चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, Qn, इस तरीके से n चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, क्लियर? इसको Q4 को हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारा कोई ओरिजिन है और इससे Q1 की डिस्टेंस है हमारी वेक्टर R1। ठीक है, और इन सब की अपनी अपनी, ये वेक्टर R2, ये वेक्टर R4, वेक्टर R3, ये वेक्टर Rn, ये सब वेक्टर। ठीक है, क्लियर? हमको सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? सुपरपोजिशन का मतलब है यहाँ पर चार्ज में क्या होता है कि अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स निकालना है बाकी अलग अलग चार्जेस के बीच में की वजह से, जैसे मान लो मैं Q1 चार्ज पर Q2 Q3 Q4 और Qn इस तरीके से जितने भी चार्ज है उन सब की वजह से मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज विल बी इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड चार्ज, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर्थ चार्ज, प्लस डॉट 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 फोर्स ऑन वन ड्यू टू एन चार्ज। यानी इसका मतलब है कि किसी भी एक चार्ज पर बल बाकी के जितने भी चार्ज हैं उनकी वजह से अलग अलग लगने वाले बलों के, सदिश बलों के योग के बराबर होगा। यानी अब देखिए Q1 और Q2 की बात करूं, ये वेक्टर R1, ये वेक्टर ये, ठीक है, अगर मैं F12 निकालना चाहूं तो हमारा वेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्लियर है? अब यानी ये हमारी कुछ डिस्टेंस हो गई R12। ठीक है, क्लियर? अब तो F12 अगर मैं निकालना चाहूं तो ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको हम R12 लिख सकते हैं, R12 स्क्वायर, ठीक है, और R12 कैप। क्लियर?
इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को चार्ज को लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन, अब क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारे फर्स्ट और थर्ड चार्ज के बीच में है, तो इसको हम क्या बता सकते हैं, इसको हम R13 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी और इसको R13, क्लियर। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये आएगा R13 स्क्वायर और R13 कैप प्लस, अब देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं Q1 और Q4 के बीच में, ये कुछ इस तरीके से होगा, इसकी डायरेक्शन ये वेक्टर R14 की तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर R14 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QN अपॉन R1N स्क्वायर R1N कैप, ठीक है। ये इधर बीच में प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है। यानी तो हमने क्या किया है, सिंपली हमने अलग अलग फोर्सेस को आपस में ऐड कर दिया और उनको वेक्टर उसको फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए इन सब में क्या एक चीज कॉमन है हमारी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इन सब में कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचता है, Q1 ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारे पास हो जाएगा Q1/Q2 R12 स्क्वायर R12 कैप। अब यहाँ पर सारी डिस्टेंसेज अलग अलग हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड चार्ज के बीच की डिस्टेंस ये थी, फर्स्ट और थर्ड चार्ज के बीच की डिस्टेंस ये, फर्स्ट और फोर्थ के बीच की है, फर्स्ट और एन के बीच की हमारी कुछ ये डिस्टेंस होगी, कौन सी वाली, ये बिल्कुल लास्ट, ये हमारी R1N हो जाएगी। तो ये सारी जो डिस्टेंस हमारी अलग अलग है, इसलिए हमने इनको क्या किया है, डिस्टेंस को कॉमन वगैरह नहीं लिया है, ठीक है। तो इन सबको आपस में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये शो करता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पर जो हमारा फोर्स होगा वो अलग अलग चार्ज पर लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। इसको हम मैथमेटिकली अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, प्लस डॉट 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 प्लस Q1 QN अपॉन R1N स्क्वायर R1N कैप, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है वेक्टर F1। वेक्टर F1 यानी पहले चार्ज पर बाकी और चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स। ये है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि अलग अलग आवेशों पर लगता है, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइड ऑन द चार्जेस, ठीक है। ये वेक्टर F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये सब में कॉमन, और ये अलग अलग फोर्सेस की वैल्यू, ठीक है। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जो अगला जो टॉपिक है वो हमारा चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व। अब देखो घनत्व के बारे में हम सभी जानते हैं, यानी डेंसिटी क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक है, यानी पर मीटर क्यूब में कोई चीज कितनी प्रेजेंट होती है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास पर वॉल्यूम, यानी हर एक वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, तो ये डेंसिटी होती है। लेकिन जब हम चार्ज की बात करते हैं तो मास पर वॉल्यूम हम यूज नहीं करते, यहाँ पर हम यूज करते हैं कि चार्ज किस चीज पर डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज किसी एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यानी जैसे कोई मेरे पास इस मार्कर जैसी कोई लीनियर स्ट्रक्चर है, कोई रॉड है, ठीक है, कोई लोहे की छड़ है, उस पर मैंने चार्ज दे दिया तो इस पूरी लोहे की रॉड पर क्या है, चार्ज पूरे में वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो मैंने कोई सरफेस ले ली, मान लीजिए कुछ इस टाइप की मेरे पास सरफेस है, ठीक है, जैसे ये कोई सरफेस मैंने ले ली, तो वो जो सरफेस जो होगी उस सरफेस पर
हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये इसके पूरे सरफेस पर ऊपर ही ऊपर में कोई मैंने चार्ज दिया, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके अलावा किसी वॉल्यूम में, यानी जैसे अभी एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर यानी घनाभ की आकृति है, इसके अंदर चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्ड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अभी ये जो टॉपिक बताए हैं इन पर ध्यान दीजिए और इनको एक बार और ठीक तरीके से इनको पढ़ लीजिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। मेरे ख्याल से लगता है समझ में आ गया होगा। और वीडियो को ध्यान से देखिए। टॉपिक अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट करके मेंशन कर सकते हो, उसको पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय। और इस वीडियो को देखिए और अगली वीडियो जल्द ही अपलोड की जाएगी।